हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मास्टर कैडर सोशल स्टडीज के मिशन को। आज ये लेक्चर नंबर 1 है। इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे पहला लेक्चर मैं आज आप लोगों के सामने कंडक्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो के पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको मास्टर कैडर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल की जानकारी आप लोगों को इस चैनल से मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि सावल क्लासेस की तरफ से अलग से स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं सिर्फ मास्टर कैडर के लिए। ठीक है, इसमें आपने करना क्या है, आप लोग अपना नाम लिखें और अपना नाम लिखने के साथ लिखें सोशल स्टडीज, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये स्टूडेंट सोशल स्टडी के हैं। और ये मैसेज लिख के मुझे सेंड करना मेरे मोबाइल नंबर पर 9569366100। ये नंबर आप लोग फीड कर लो, मुझे मैसेज सेंड करना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। यहाँ आपको वीडियो क्लासेस के लिंक मिलेंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, मास्टर कैडर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और न्यूज आती है वो भी आप लोगों को शेयर की जाएगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, सोशल स्टडीज का जो पेपर होता है मास्टर कैडर का, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इन चारों में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो इन चारों के अगर आप लोग, आपके चाहे कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, आपकी मास्टर कैडर की कंप्लीट कोचिंग अब आप लोग सावल क्लासेस से ऑनलाइन घर बैठे भी ले सकते हो अपने दोनों सब्जेक्ट्स की, या आप अबोहर आके क्लासरूम बैच भी इसके ज्वाइन कर सकते हो। इन चारों सब्जेक्टों के अलग अलग टीचर्स हैं। सभी सभी फैकल्टीज अपने लेक्चर आज और कल में शुरू करने जा रहे हैं। इन चारों में से जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो भारत की राजनीति का रहेगा। इंडियन पॉलिटिक्स पूरी की पूरी मैं आप लोगों को टीच करूंगा। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के अलग टीचर हैं, ज्योग्राफी के अलग टीचर हैं और हिस्ट्री के अलग टीचर हैं। आप जो भी बैच ज्वाइन करोगे, आपको आप ही के दोनों सब्जेक्टों के 2 अलग अलग टीचर मिलने वाले हैं। पेड ग्रुप की पूरी जानकारी भी आप लोगों को मुझे फोन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर से या मुझे कॉल करके आप लोगों को लेनी होगी। आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज मेरा ये सबसे पहला टॉपिक है। मैंने आप लोगों के इंडियन पॉलिटिक्स के पूरे सिलेबस को देखा और मुझे ये एक टॉपिक ऐसा मिला जो आप लोगों ने पीएस स्टैट के अंदर नहीं पढ़ा था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके मास्टर कैडर के सिलेबस में है। पिछले दोनों मास्टर कैडर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत बढ़िया से कवर अप करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक को करने में हमें पूरे 3-4 लेक्चर लगेंगे। तो आज हम लोग इसकी सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दो, यहां से हमारा सिलेबस शुरू हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आज के इस लेक्चर्स को और आने वाले कुछ लेक्चर मैं ओपन रखूंगा यूट्यूब पर, ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये पता लग सके कि अपने पेड ग्रुप किस तरह से चलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और स्टूडेंट्स, मेरे जो पढ़ाने का मीडियम जो आपको रहेगा ना, वो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी सारा रहेगा। तो आप लोग चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या पंजाबी मीडियम से, आपको मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक एक कंसेप्ट मैं आपका अच्छे से क्लियर करूंगा। तो इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाना। आज हम लोग इसका लेक्चर 1 कंडक्ट करने जा रहे हैं, यूएनओ का। लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आप लोग अपनी कॉपीज खोल लो, पेन हाथ में रखो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यह एक बहु अंतरराष्ट्रीय, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग देशों की सरकारें इसके अंदर जुड़ी हुई है। दुनिया के धरती के अलग अलग देश जो है इसके साथ कनेक्टेड है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, किस मकसद के साथ यूएनओ को बनाया गया था? तो यूएनओ का सबसे पहला काम है पूरी धरती पर शांति रखना, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पीस।
तो यूएनओ के बनने से पहले दुनिया ने पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध देख लिया था। ऐसे विश्व युद्ध धरती पर कभी दोबारा ना हो, इसके लिए यूएनओ की स्थापना की गई। सिक्योरिटी मेंटेन करना, कोई टेररिज्म या नक्सलवाद ऐसी कोई घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी मेंटेन करना, सभी देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करना, सारे देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडली तरीके से रहे, उस प्रकार के रिलेशन को इस्टेब्लिश करना इसका मकसद था। इसका जो चौथा मोटिव है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग देना। एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सहयोग देंगे। अगर किसी एक पे प्रॉब्लम होगी तो बाकी सबको उसकी मदद करनी चाहिए। इससे अलग आज धरती पर काफी ऐसे देश है जो विकासशील है, जो एमर्जिंग है, तो उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड्स देना, मतलब सम टाइम कहीं से अगर हमें गरीबी को दूर करना हो तो उन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं या फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ती है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड देना ये भी इसका काम है। और पूरी धरती पर एक निरंतर चलने वाले विकास को बनाना, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास होना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है एक ऐसा विकास जो कभी भी रुके ना, वो निरंतर चलता रहे। और इंटरनेशनल लॉज को प्रोटेक्ट करना, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उन्हें मनाना, उनकी पालना करना और टाइम टू टाइम उनकी समीक्षा करते रहना, उनको चेक करते रहना कि उन सबकी पालना होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी जस्ट टॉपिक की हमारी बिगिनिंग है ये। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद पूरी दुनिया में शांति लेकर आना, ठीक है, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी मेंटेन करना, दुनिया में सब देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग देना, एक दूसरे कंट्रीज को मदद देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करवाना और उस पर ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, यूएनओ जो है ये धरती की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, फैमिलियर मतलब जानी पहचानी और सबसे शक्तिशाली संगठन है, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ क्या है? यूएनओ धरती की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और एक पावरफुल संस्था है। आज इसका जो हेडक्वार्टर है इस वक्त, ये 1952 के टाइम से ही, इस्टेब्लिशमेंट के टाइम से ही न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका जो है इसका एक फाउंडर मेंबर भी था। आज सबसे ज्यादा बजट में, जो यूएनओ का बजट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा भी अमेरिका ही देता है। तो एक सिंपल सी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है फाइनेंशियली और इसको फाउंडिंग में, इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क सिटी। जैसे भारत में मुंबई है हमारी इकोनॉमिक कैपिटल, उसी प्रकार अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया है। आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अदर ऑफिस है, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, यूएनओ के अदर ऑफिस। यूएनओ के कुछ और ऑफिस भी हैं जिन्हें आप लोग उसके रीजनल ऑफिस बोल सकते हो। जैसा पहला जिनेवा के अंदर है, और जिनेवा एक स्विट्जरलैंड का शहर है, ठीक है। नायरोबी के अंदर है, ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, अदर ऑफिस यूएनओ के कहाँ है? नायरोबी। और नायरोबी कहाँ है? नायरोबी कीनिया के अंदर है। इसके सिवा ऑस्ट्रिया के शहर वियना के अंदर है, VIENNA, ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया के अंदर है। और द हेग भी शहर का नाम है, यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, नीदरलैंड के अंदर। तो अगर आपको पूछा जाए कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप पूरे कॉन्फिडेंस से बताओगे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए इसके रीजनल ऑफिस कहाँ है, तो जिनेवा, नायरोबी और इसके सिवा ऑस्ट्रिया के अंदर वियना में, और द हेग के अंदर जो है इसके अदर रीजनल ऑफिस है। जब भी धरती के सारे संगठन यहां आकर मिलते हैं तो यूएनओ की अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल भाषा कौन सी है, तो आप बताओगे यूएनओ की ऑफिशियल भाषा है अरेबिक,
चाइनीज, अरेबिक भाषा, चाइनीज भाषा, इंग्लिश भाषा, इससे अलग फ्रेंच भाषा, रशियन भाषा और स्पेनिश भाषा। ये सारी लैंग्वेज जो है ये आज यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो 6 भाषाएं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपरों में देखा गया है कि यूएनओ के अंदर कितनी भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है इसमें, तो वो 6 लैंग्वेजेस हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था तो कितने देशों ने किया था, आप बताओगे 51 देश। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि आज से लगभग 70-72 साल पहले जब यूएनओ बना था तो उस वक्त कितने देश थे, 51 देश। और आज कितने देश हो चुके हैं, 193 देश। आज टोटल 193 देश हो चुके हैं। 2011 में हो गए थे, तब से लेकर अब तक 193 ही है। लास्ट देश जो इसका मेंबर बना था उसका नाम है साउथ सूडान। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन कितने देश थे, आज कितने देश हैं, आप बताओगे 193। और 193वां जो लास्ट देश जो बना था वो कौन सा था, आप बताओगे साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है वो अस्तित्व में आया था, वो इसका मेंबर बन गया था। ठीक है, ये आपने ये नोट डाउन कर लिया है। आगे चलते हैं। अब जैसे अलग अलग संस्थाओं के मुखिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं हम लोग उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, कहीं चेयरमैन बोलते हैं। यूएन का सेक्रेटरी जनरल होता है, तो आप कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, इसको जो बंदा लीड करता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। तो यूएन में इससे ऊपर कोई नहीं होता। वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल, और वो है एंटोनियो गुइटर। एंटोनियो गुइटर्स जो है वो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है। ये 1 जनवरी 2017 से अपनी सेवाएं दे रही है। तो ये आप लोग नाम याद रखना स्टूडेंट्स, एंटोनियो गुइटर्स का। और ये बेसिकली पुर्तगाल से है, तो आप इसको ऐसे लिखना, ही इज पुर्तगीज। पुर्तगीज का मतलब होता है जो व्यक्ति पुर्तगाल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये यहां से बिलोंग करते हैं और इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के ये क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर आ सकता है, वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इनकी टर्म कितनी हो सकती है। तो सेक्रेटरी जनरल की जो मैक्सिमम टर्म होती है स्टूडेंट्स, वो 5 साल की होती है। ठीक है, ये भी आप लोग इसके अंदर बात याद रखना कि सेक्रेटरी जनरल 5 साल की अवधि के लिए, समय सीमा के लिए इनको चुना जाता है। यूएनओ की वेबसाइट जो है वो यूनाइटेड नेशन डॉट ऑर्गेनाइजेशन, बस ये इसकी वेबसाइट है, ये भी आप लोग याद रखना। ओआरजी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। तो यूएनओ की जो वेबसाइट है उसे हम लोग un.org के रूप से जानते हैं। अब जैसे हमारा प्यारा भारत, हमारा भारत जो है वो संविधान से चलता है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसी प्रकार यूएनओ ने पूरी दुनिया कैसे चलानी है, उन्होंने भी अपना संविधान बनाया हुआ है, जिसे ये चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्टर। याद रखना, चार्टर आर द रूल रेगुलेशंस, दे आर रिटन रूल रेगुलेशंस, जिनके फ्रेमवर्क के ऊपर ये पूरे वर्ल्ड को चलाने का काम करते हैं। इस चार्टर को साइन किया गया कि भाई ये फाइनल करते हैं 26 जून सन 1945 में। और ये चार्टर जो है ये पूरी धरती के ऊपर लागू हो गया था 24 अक्टूबर सन 1945 में। तो 24 अक्टूबर 1945 में लागू किया गया और इस तारीख को साइन किया गया। तो बेसिकली यूएन की स्थापना कब हुई, अगर आपको यह पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए हर साल पूरी धरती पर 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी बनाया जाता है, यूएन डे। आप इसे यूएन डे के रूप से भी जान सकते हो। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यूएन डे कब बनाया जाता है, आप लोग बताओगे 24 अक्टूबर को, क्योंकि ये इस दिन लागू हो गया था। चार्टर जो है इस वक्त वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट, यहां तक नोट डाउन कर लिया हो तो हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ये पेज कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट समटाइम हमें पेपरों के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि ये यूनाइटेड नेशन जो नाम है सबसे पहले ये नाम कब यूज हुआ था? 1 जनवरी 1942 में। ये नाम सबसे पहली बार 1942 में यूज किया गया था। और इसका जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मतलब कि ऐसी संस्था कोई धरती के ऊपर होनी चाहिए, उसके बारे में रूपरेखा बननी स्टार्ट हो गई थी। उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है DUMBARTON, डम्बलटोन ओक्स कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1944 में, इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बात चली थी कि यूएन जैसा एक संगठन धरती के ऊपर होना चाहिए। अभी तक टिल नाउ, आज तक यूनाइटेड नेशन खुद और उसकी कई प्रकार की एजेंसियां, ये मैं तीसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको एजेंसियां, ठीक है, और यूएन के काफी सारे ऑफिसर्स पिछले सालों में काफी सारे नोबेल प्राइज अभी तक जीत चुके हैं। नोबेल पीस प्राइज जो शांति पुरस्कार है वो काफी सारे अभी तक हम लोग जो है इसके अंदर यूएन द्वारा जीते जा चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएनओ का खर्चा कैसे निकलता है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो धरती के सभी देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई उसमें पैसा ज्यादा देता है, कोई कम देता है। यूएनओ के चलने के लिए यूएनओ के खर्चे का 22% हिस्सा अमेरिका से आता है, अकेले से। तो अमेरिका अकेला संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने का जितना खर्चा है उसका कितना पे कर देता है? 22%। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा, इसको 12% यूएनओ को कौन देता है? चाइना देता है। और 8.5% इसको पैसा कौन देता है? जापान देता है। और उसके बाद 6% इसके बजट का हिस्सा कहां से आता है? जर्मनी की तरफ से आता है। और 4.5% इसका हिस्सा कहां से आता है? वो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से आता है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने में जो एक्सपेंडिचर आता है, उस एक्सपेंडिचर को सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आप बताओगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है वो भी आप लोगों ने देख ली। ठीक है जी, यहां तक नोट डाउन कर लिया है सब स्टूडेंट्स ने? आगे बढ़े। ठीक। तो अगर एक क्वेश्चन, जैसे मैंने अक्सर अलग अलग तरह के पेपरों के अंदर इसको देखा है कि यूएन के फॉर्मेशन के वक्त कितने देश थे, ये मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं। यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के टाइम धरती पर 51 देश थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था बनाने के लिए हां की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यूएन बनाने का आइडिया हमें कहां से आया? वो हमें लीग ऑफ नेशन से आया, LEAGUE। पहले धरती पर लीग ऑफ नेशन नामक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। ये लीग ऑफ नेशन जो है ये 10 जनवरी 1920 में इसका गठन हुआ था और लीग ऑफ नेशन 20 अप्रैल सन 1946 में भंग हो गई थी। तो लीग ऑफ नेशन ने ही अल्टीमेटली नींव पत्थर रखा, फाउंडेशन स्टोन रखा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है स्टूडेंट्स। मैंने ये सब पॉइंट काफी तरह के पेपरों को देख के तैयार किए हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो लीग ऑफ नेशन ने ही नींव पत्थर रख दिया था धरती पर यूएनओ बनाने के लिए। ठीक है, यूएनओ से पहले पूरी धरती का जो एक संगठन होता था ना, इस तरह का जो काम करता था, वो लीग ऑफ नेशन था। और इस लीग ऑफ नेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम मैंने लिखा? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे चाइल्ड ऑफ वार कहा जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन कल को पेपरों में आ सकता है
कि चाइल्ड ऑफ वार किस संस्था का नाम है, तो आप बताओगे लीग ऑफ नेशन का नाम है चाइल्ड ऑफ वार। लीग ऑफ नेशन जो है ये यूएनओ से पहले एक संस्था थी, अब तो यूएनओ है जो पूरी दुनिया में काम करती है। तो ये जो लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी उस जमाने में, ये 14 पॉइंट प्रोग्राम पे काम करती थी। मतलब इसके 14 पॉइंट प्रोग्राम थे जिस पे वर्कआउट करना होता था। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी लेवल तक पूछा गया है। इस व्यक्ति का नाम है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ही वो व्यक्ति है जो 14 पॉइंट प्रोग्राम जिन्होंने दिए थे इसके लिए, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के लिए। अब सेक्रेटरी जनरल से इंपॉर्टेंट एक बात मैंने आपको बताया था ना कि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है, जो इसका एक तरीके से आप मुखिया बोल सकते हो, वो कौन सा यूनाइटेड नेशन का जो है वो सेक्रेटरी जनरल था जो इन ऑफिस डाइड हुआ था, मतलब जिनकी मृत्यु अपने दफ्तर में ही हो गई थी, उनका नाम है डैग हमर्सजोल्ड। इस व्यक्ति का नाम याद रखना, ये सेक्रेटरी जनरल रहे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और इनकी मृत्यु जो है वो ड्यूरिंग ड्यूटी हो गई थी, मतलब इनकी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले ये एक्सपायर हो गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन ने वो कौन सा साल था जब नोबेल पीस प्राइज जीता, शांति पुरस्कार जीता, तो वो जो साल था जब यूएनओ ने नोबेल पीस प्राइज जीता था वो 2001 है। 2001 का जो साल था उसमें यूएनओ के द्वारा नोबेल पीस प्राइज जो है वो वोन किया गया था। ठीक है, एंजॉय कर रहे हो ना आप लोग सारे? टॉपिक को इसी प्रकार मेरे साथ साथ लिखते जाना, नोट्स बनाना। मैं पूरी की पूरी राजनीति आपको ऐसे कराऊंगा, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल क्लासरूम कोचिंग जैसी कोचिंग है जिसे आप लोग एंजॉय करोगे। मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता होता हूं कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम कोचिंग से भी बढ़िया होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यह पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग इसका संविधान देखें, किसका संविधान? यूएन का, जिसे यूएन चार्टर कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो संविधान है, उसके की प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? की प्रिंसिपल मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान बनाया गया है उस संविधान के बेसिक सिद्धांत, पूरा लंबा चौड़ा संविधान है वो, उसकी बेसिक बातें अगर मैं निकालूं तो वो कौन कौन सी है वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि हर देश बराबर होगा यूएन में, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी धरती के कानून बनाता है, ठीक है, तो वहां उसमें वोट पड़ते हैं। 66.66% वोट अगर मिल जाए ना तो वो कानून पूरी पृथ्वी के लिए बन जाता है। तो उसमें हर देश की वोट की वैल्यू बराबर होगी, मतलब जो अमेरिका का वोट है, जो भारत का वोट है, चाहे श्रीलंका का वोट है, वो इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर, इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स के बीच में इक्वालिटी होगी। दूसरा, सारे के सारे मेंबर जो 193 देश है ना, ये इसके मेंबर कहलाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टू एंजॉय राइट्स, अधिकार, एंड बेनिफिट ऑफ यूएन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जेड़े अधिकार दिते गए ने, जेड़ी सहूलतां दित्तियां गईयां ने, वो भी सारे मेंबर कंट्रीज उठा सकती है। अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट को सोल्व करना, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट को सोल्व करना, अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट को सोल्व करना। अभी जैसे साउथ चाइना सी है, उसको लेके परेशान है 11-12 देश, चाइना कहता है ये मेरा है, बाकी सब कंट्रीज कहते हैं हमारा भी है ना। अब जैसे कश्मीर है, उसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में मैटर है। ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है उनको सोल्व करने का काम करेगा। और जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं
जो देश इसके सदस्य हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उन सबको हेल्प करना, जिस तरीके की भी हेल्प उन्हें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो हर प्रकार की मदद करना। बट एक बात ध्यान रखना कि यूएन जो है वो इंटरवेन नहीं करेगा, वो दखल अंदाजी नहीं करेगा किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स की। किसी भी देश का जो इंटरनल मैटर है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये 5 बातें जो मैंने आपके सामने लिखी, ये बड़े बड़े लेवल पे सबसे प्रमुख स्टेटमेंट है यूएन द्वारा। ठीक है, यूएन का चार्टर इन सब की पालना करेगा। ठीक, चले जी आगे। अगर यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया हो, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं थोड़ी कम स्पीड से पढ़ाऊंगा, पर मुझे लगता है कि लेक्चर धुएंधार तरीके से चलता रहना चाहिए ताकि एक कनेक्शन बिल्ड रहे हमारा। अब देखो, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे यूएनओ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो सबसे मेन भाग है, 6 हिस्सों में बांटा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा का पूरा, ताकि पूरी धरती पर यह अच्छे तरीके से काम करता रहे, इसे हम लोग 6 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, और एक 5वां हिस्सा और एक 6वां हिस्सा। 6 हिस्सों के अंदर यूएन को हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि इफेक्टिवली काम करता रहे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, या चलो लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्योंकि अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें मैं ये 6 के 6 पढ़ाऊंगा आपको। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये है पहला ऑर्गन, ये सबसे बड़ा, इसे हिंदी पंजाबी में कहते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दी महासभा। यहां सारे देश बैठते हैं, हर साल मीटिंग होती है, सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनेशनल कानून बनाते हैं ये। ठीक है, इसके बारे में कल आएगा, पूरे डिटेल से हम लोग 6 ऑर्गन्स पढ़ेंगे। दूसरा है इसका ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ दी सुरक्षा परिषद, इसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ दी सुरक्षा परिषद। ठीक, नेक्स्ट तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड सोशल काउंसिल, यूएनईएससी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड सोशल काउंसिल। अब ये एक ऐसी संस्था है यूएन की जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसको साफ करो, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पूरी दुनिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, उसको लेकर अलग से एक ये बनाया गया है, इसे यूएनईएससी के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला जो इसका चौथा पार्ट है, उसे हम लोग आईसीजे बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जो पूरी दुनिया का न्याय करती है। ये एक ऐसी कोर्ट है जो द हेग नीदरलैंड में है। यहां 2 देश मसले लेके आ सकते हैं, 2 आदमी नहीं लेके जा सकते कि जी मेरा ये रोला पड़ गया, ये ऐसे नहीं होता। एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट हो, अभी जैसे पाकिस्तान ने हमारे एक नागरिक कुलभूषण यादव को पकड़ रखा है, ये कह के कि वो भारत के जासूस हैं, और भारत इसका केस आईसीजे के अंदर लेके गया कि इन्होंने जी हमारा आम नागरिक के ऊपर जासूस का आरोप लगा के उसको फांसी की सजा सुना रखी है। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट को सोल्व करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे हम लोग कल स्टडी करेंगे। इसका 5वां ऑर्गन, ये 4 ऑर्गन देख लिए, 5वां ऑर्गन मैं यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। इसका जो 5वां ऑर्गन है, इसे हम लोग यूनाइटेड नेशन का
सेक्रेटरीट बोलते हैं। ये बेसिकली वो बिल्डिंग है जहां 10,000 लोग बैठे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने का काम करते हैं। ये भी हम लोग कल स्टडी करेंगे इसके अंदर सेकंड लेक्चर में। और इसका जो 5वां पार्ट है स्टूडेंट, उसे हम लोग ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। 6वां पार्ट TRUSTEESHIP, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6वां ऑर्गन है, 6वां पार्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का। पर अब ये काम नहीं करता। 1994 के अंदर इसे सस्पेंड कर दिया गया है। अब सिर्फ 5 पार्ट है यूएन के। तो ये सारे के सारे पार्ट्स मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर के अंदर टीच करने जा रहा हूं। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को पहले लेक्चर के अंदर जो मैंने यूएन टॉपिक पढ़ाया है ये अच्छे से समझ आया। कल के दूसरे लेक्चर में हम लोग सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग यूएनओ की सारी चाइल्ड एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। और चौथे लेक्चर के अंदर भारत का यूएन में क्या रोल है, यूएन का भारत में क्या रोल है, हमारी इंटरनेशनल कूटनीति की दुनिया में हमारे क्या स्टेप्स हैं, इन सबको हम लोग अपने 4th लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का मेरा पहला लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया लगा होगा। मैं आपको पेड ग्रुप की फीस स्ट्रक्चर और उसका प्रोसेस सारा बता देता हूं, वो 2 मिनट के लिए और सुन लो, उसके बाद फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सो आज के पहले लेक्चर में स्टूडेंट जो मैंने आपको इंडियन पॉलिटिक्स शुरू की है, पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। यहां आपको सारी इंफॉर्मेशन आएगी। टोटल ये एक इंफॉर्मेशन का ग्रुप है। ये बॉयज के अलग होते हैं और गर्ल्स के अलग होते हैं। ये आप मेरे को मैसेज करके अभी ऐड हो जाओ, पहली बात। दूसरी बात, आप सोशल स्टडी की कोचिंग सावल क्लासेस से ले सकते हो। वो कोचिंग आप लोग सावल क्लासेस के पास ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो और क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें अबोहर आके सर से पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आप लोग आओ, आपको पीजी हॉस्टल्स मिलेंगे। चाहे आप पंजाब के किसी भी शहर या गांव से हो, मोस्ट वेलकम, आ जाओ 2, 2.5, 3 महीने के लिए अब और पढ़ो। नहीं तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग की दोनों सब्जेक्टों की फीस आपकी 7,000 रुपए है, पेपर तक की, जब तक पेपर नहीं होता। और क्लासरूम कोचिंग की फीस आपकी 8,000 रुपए है। ये फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, बहुत कम रखी है। तो इसमें मतलब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा और मैं प्रॉमिस करता हूं सबसे बढ़िया कोचिंग होगी अपनी इसकी। ठीक है, हजारों स्टूडेंट्स पीटेट की कोचिंग से भी हमारी क्वालिटी को जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। अभी जो रिसेंटली पंजाब टेट का पेपर हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी कराई थी और एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से सोशल स्टडी में बाहर नहीं आया। ये उनको पता है जिन्होंने मेरे से सोशल स्टडी पढ़ी थी। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इंडियन पॉलिटिक्स आप बहुत जबरदस्त लेवल पे करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी इतने डायनेमिक हम लोगों के चलेंगे। ठीक है, तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है पेड ग्रुप का मैंने आपको सारा बता दिया है। इससे अलग स्टूडेंट मास्टर कैडर के जो दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे साइंस के हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी हो गए, इनकी भी अपने पास ऑनलाइन कोचिंग है और इनके भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। सो इन स्टूडेंट्स को भी आप बता सकते हो। पंजाब में पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, उसके भी ऑनलाइन बैच अलग से है। बाकी पीटेट तो हम लोग पिछले 8-9 सालों से पढ़ा ही रहे हैं लगातार, और इस साल इंडिया लेवल पर हम लोग सीटेट के ग्रुप भी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपका आज के टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट करो। कोचिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना है मुझे फोन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है मुझे मैसेज करो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूएन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और बाकी टीचर्स आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी आज जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।